नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। कल देश में छठे चरण का मतदान होना है। दिल्ली में कल वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले बुर्के का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है बुर्के वाली महिला वोटर्स की जांच की जाए। ओवैसी ने पलटवार कर दिया है, कह रहे हैं जांच तो होती ही है, इसमें नया क्या है। बीजेपी पर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का ओवैसी आरोप लगा रहे हैं। ये तो तकिए के कहाँ है? बताइए। हैदराबाद में वोटिंग के दिन का ये वीडियो। इस पे बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बूथ पर वोट देने गई। बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं की खुद से जांच पड़ताल कर रही हैं। बताइए। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? इस वीडियो को लेकर खूब सियासी बवाल मचा और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अब कल दिल्ली में वोटिंग होनी है तो एक बार फिर से बुर्का चर्चा में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से मांग कर दी कि बुर्का नशी वोटर्स की जांच की जाए ताकि बोगस वोटिंग ना हो। इलेक्शन फेयर होना चाहिए और सही वोटर ही अंदर वोट डालने जाए। अब चूंकि एक वर्ग विशेष की बहनें बुर्का पहनती हैं और उसकी आड़ में कई बार बोगस वोटिंग होती है, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हमने ये कहा है कि वो बहनें जब वोट डालने जाएं तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए जो एक एक उनको चेक करें और जो सही वोटर उसको वोट डालने की इजाजत दी जाए। इस मांग के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक हो गए। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस तरह की मांग पर ऐतराज जताया। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 21%, ईस्ट दिल्ली में 17%, नई दिल्ली में 17%, चांदनी चौक में 14%, नॉर्थ वेस्ट में 11%, साउथ दिल्ली में 7%, वेस्ट दिल्ली में भी 7% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग करवा रही है। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में जो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि बुर्के के आड़ में ये वोट जिहाद किया जा रहा है, लेकिन भारत की महान जनता इसका जवाब दे रही है। 27 बूथ ऐसे हैं जहां इस प्रकार के काम जमकर किया गया। उसके बाद 54 बूथ ऐसा है जहां वहां भी इस प्रकार के काम किए गए। बुर्के को लेकर भले ही सियासत तेज हो गई हो, लेकिन बिहार के हाजीपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। 20 मई को यहाँ वोटिंग हुई तो बूथ पर महिला कर्मचारी बुर्का नशी महिलाओं का चेहरा बुर्का हटाकर पहचान पत्र से मिला रही थी। फिलहाल वोटिंग से पहले दिल्ली में बुर्के का विवाद गर्म है। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पंजाब के जलंधर, जहां चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। आज देश भी समझ रहा है जब तक कांग्रेस है समस्याएं समस्याएं समस्याएं, यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, पंजाब हमारे भारत की पहचान है। देखिए, इस बीच एक और जानकारी मैं आपको देती हूँ। हिमाचल की जो मंडी सीट है वो सीट देश की हॉट सीटों में से एक बनी हुई है। दरअसल यहाँ हिमाचल में 1 जून को वोटिंग होनी है और मुकाबला
किंग वर्सेस क्वीन का इस मंडी सीट पर। कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह चुनाव मैदान में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में कंगना के पक्ष में रैली की है। दिखाते हैं आपको किंग वर्सेस क्वीन, मंडी का क्या है सियासी सीन। मंडी सीट से बहन कंगना जी को आपका वोट मिले। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। मोदी ने भर दी है हुंकार, मंडी सीट पर कंगना जीतेंगी इस बार। हिमाचल प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मंडी में कमल खिलाने के लिए मोदी ने भव्य रैली की। रैली में पीएम ने बहन बोलकर कंगना के लिए वोट मांगे। लोकसभा में मंडी सीट से बहन कंगना जी को आपका वोट मिले, वो आपकी आवाज बनेगी और यहां के विकास के लिए अपने आप को खपा देगी। कभी हिमाचल बीजेपी में प्रभारी की भूमिका निभाने वाले मोदी ने पुरानी यादों को साझा किया और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप का संदेश दे दिया। बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। 2014 हो या 2019, दोनों ही बार हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भगवा ही लहराया था। लेकिन मंडी वो सीट है जो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बदला और बॉलीवुड की क्वीन कंगना को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। कंगना ने प्रचार शुरू किया, लेकिन कांग्रेस ने भी विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाकर लड़ाई को बेहद रोमांचक बना दिया है। ध्यान दीजिए, विक्रमादित्य सिंह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को मंडी ने 6 बार दिल्ली भेजा है। पारिवारिक सीट पर जीत के लिए विक्रमादित्य सिंह ने भी जोर लगा रखा है। विक्रमादित्य के पक्ष में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होना भी है, लेकिन ये देश का चुनाव है और मोदी के नाम और काम के साथ कंगना विक्रमादित्य पर 20 साबित होने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री जी के गुणगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दीपक दिखा रहे हैं। मैं भी मोदी जी की सेना में अब जुड़ चुकी हूँ। उनके जो विकास का रथ है, जो विकास की और आधुनिकता की क्रांति उन्होंने समस्त विश्व में, समस्त भारत में जो लाई है, उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुड़ चुकी हूँ। मंडी का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बड़े क्षेत्रफल, खराब मौसम और दुर्गम रास्तों वाली इस सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और आइए अब आपको झारखंड लेकर चलते हैं। यहां की सियासत में जेठानी और देवरानी का झगड़ा सार्वजनिक हो चला है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उन पर उन्हीं की जेठानी है सीता सोरेन, जो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। देवरानी वर्सेस जेठानी, कौन बनेगा झारखंड की सियासत की असली महारानी। सोरेन परिवार की लड़ाई अब जुबानी से फिजिकल हमलों पर आ गई है। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने छोटी बहू कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगा दिए, और वो भी अपनी बेटी पर हमला करने का। सीता सोरेन को सुनिए। ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है, क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। ये जो घटना है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ।
सीता सोरेन ने अपनी देवरानी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं और दोनों मां के प्रचार में जी जान से जुटी, घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बेटी जयश्री भी अपनी पारिवारिक पार्टी पर हमलावर है। जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने सींचा, मेरे दादाजी ने बनाया, उनके लोग आज हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी हो, हम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और दुमका की जनता भी ये समझ चुकी होगी अब तक कि यहाँ अब गुंडा राज नहीं चलेगा। एक तरफ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी का नया चेहरा बन गई। कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा की हर रैली, हर पोस्टर में प्रमुखता से नजर आती है। एक तरफ छोटी बहू का जेएमएम में कद बढ़ रहा था और दूसरी तरफ सीता सोरेन ने पार्टी बदलकर भगवा चोला पहन लिया। बीजेपी ने उस दुमका सीट से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया जो सोरेन परिवार का गढ़ है। शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद चुने गए। हालांकि 2019 में शिबू सोरेन को बीजेपी ने इस सीट पर 47,590 मतों से हराया। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदला और सीता सोरेन पर दांव लगाया। बीजेपी की सीता सोरेन का जेएमएम के 7 बार के विधायक नलिन सोरेन से मुकाबला है। सोरेन परिवार की 2 बहुओं के बीच दुमका की सीट नाक की लड़ाई बन गई है। वैसे तो कल्पना पूरे प्रदेश में प्रचार कर रही है, लेकिन परिवार की पुरानी सीट दुमका पर कल्पना की खास नजर है, क्योंकि कल्पना भी जानती हैं अगर सीता को दुमका में जीत मिल गई तो उनका कद देश और प्रदेश में बढ़ जाएगा। दुमका वापस लेना है कि नहीं लेना है? दुमका लेना है कि नहीं लेना है? तो ताकत दिखाइएगा 1 तारीख को, और जिसका जवाब मिलेगा आपको 4 जून को। दुमका में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अब देखना है झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की 2 बहुओं में से दुमका में कौन दम दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पंजाब के जालंधर में थे। यहां उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा एक बार फिर से बुलंद किया। बीजेपी ये नारा चुनाव प्रचार में लगातार दे रही है और सवाल यह है कि क्या ये नारा हकीकत में बदलने वाला है या फिर 400 की राह में कोई रोड़ा है। आज इस स्पेशल सीरीज में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए 400 पार के कितने हैं आसार। की बार 400 पार का नारा लग रहा है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार एनडीए की तरफ से 400 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं। अब की बार 2 चरणों का चुनाव बाकी है और उससे पहले बीजेपी के नेता रिकॉर्ड जीत का नंबर पेश कर रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एनडीए का 400 पार का नारा वाकई कामयाब होता दिख रहा है। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। 1 11 हो गया है और बीजेपी 9 तो 11 हो गई है। 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। क्या बात बोली। अब बीजेपी में हो रही है सफाचट। मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। विपक्ष का अपना दावा है, सत्ता पक्ष का अपना, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही कि इस बार 4 जून को नतीजा क्या आने वाला है। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। आप बनाओ। देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और 6ठे चरण के लिए 25 मई शनिवार को वोट डाले जाएंगे।
इसके बाद बाकी बची हुई सीटों के लिए 1 जून को होगा मतदान और इसके बाद में तय हो जाएगा कि देश की जनता ने किसके पक्ष में दिया है अपना फैसला। चुनाव में जीत, हार और नंबर के गणित को समझने के लिए सबसे पहले जिन 5 चरणों में वोटिंग हो चुकी है वहां का वोटिंग पैटर्न समझना होगा। पहले फेज में 66.14%, दूसरे फेज में 66.71%, तीसरे फेज में 65.68%, चौथे फेज में 69.16%, पांचवें फेज में 62.2%। जो पैटर्न है वो बता रहा है कि शुरू के 3 चरणों में 2019 की तुलना में वोट प्रतिशत कम रहा। तौर पर ये चर्चा रहती है कि वोटर्स ने यदि वोटिंग परसेंटेज कम है यानी कम मतदान हुआ है तो लोगों को लगता है कि एक उदासीनता है वोट को लेकर, चुनाव को लेकर और ख़ास तौर से रूलिंग पार्टी को लेकर, क्योंकि रूलिंग पार्टी का वोटर ही अपनी सरकार के प्रति उदासीन होता है। यदि सरकार से नाराज़गी है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है कि सरकार को बदलना है, सरकार के खिलाफ है और विपक्ष के साथ है। लेकिन इसके लिए नतीजे तक पहुंचना मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी होगी कि आप वोटिंग परसेंटेज को, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है वोटिंग परसेंटेज कम होती है तब भी सरकार बनी भी रहती है, कई बार बदल भी जाती है। यहाँ ये समझना होगा कि 2019 में राष्ट्रवाद का तूफान चल रहा था और तब बीजेपी ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। क्योंकि 2 बार से मोदी जीत रहे हैं तो इस बार कोई आंधी या तूफान सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहा और वोट प्रतिशत में कमी इसकी एक वजह मानी जा सकती है। अब समझिए कि आखिर कौन सी वो वजह है जो 400 पार सीटों की राह में रोड़ा बन सकती है या फिर बनती हुई नजर आ रही है। पहली तो यही कि बीजेपी के पक्ष में 2014 और 2019 की तरह बड़े मुद्दे की कमी है। दूसरी वजह ये लग रही है कि यूपी बिहार के चुनाव में फिर से जातियों का जोर दिख रहा है। तीसरी वजह महाराष्ट्र में दिख रही है, जहां नए साथियों के जनाधार की पहली अग्नि परीक्षा है। और चौथी वजह जो नजर आ रही है वो उम्मीदवारों को लेकर उत्साह में कमी है। जब चुनाव शुरू हुआ तो बहस यही थी कि एनडीए 400 पार करेगा या 350 पे रहेगा या 375 पे रहेगा या 380 पे रहेगा, बीजेपी 350 पार करेगी या 350 रहेगी या 350 रहेगी। 272 273 की कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और जिस तरह विपक्ष ने एक माहौल बनाया सरकार के खिलाफ, खासकर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा और संविधान को लेकर के जो राहुल गांधी ने एक अभियान छेड़ा और जिसको बाद में दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी उठाया, उसने भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की। प्राथमिक तौर पर ये 4 वजह समझ में आती हैं। बावजूद इसके ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ है। 2014 में बदलाव और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर थी। इस बार भले ही मोदी के पक्ष में मुद्दों की लहर ना हो, लेकिन यह भी सच है कि जमीनी स्तर पर मोदी के खिलाफ भी कोई लहर नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, कई जगह जरूर है कि कैंडिडेट्स या उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन मोदी को लेकर अब तक जमीन पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई पड़ी है। और ये बात बीजेपी एनडीए के प्लस पॉइंट हैं। एनडीए के चुनावी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्हीं के आसपास पूरा चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ रहे हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी तरफ से 400 सीट लाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। रोज सुबह से शाम तक रैली और रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री वोटर्स के बीच मौजूदगी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रैलियों में लोगों से यही कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत काम करना है। आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदी युडे गारंटी। हमारा तीसरा कार्यकाल सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक तरक्की के नए क्षेत्र खोलने का कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली और लोकल कनेक्ट का असर है कि वो अब भी पब्लिक के बीच दिल्ली की गद्दी के सबसे पसंदीदा दावेदार माने जा रहे हैं। 10 साल के बाद देश में ये पहला चुनाव दिख रहा है जिसमें कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ रही है। विपक्ष भले ही माहौल बना रहा हो, लेकिन आप जमीन पे बात कीजिए तो लोग खुलकर कहते हैं कि मोदी के मुकाबले में विपक्ष में कोई नहीं है। मोदी फैक्टर बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इसी ब्रह्मास्त्र के जरिए बीजेपी या फिर एनडीए उम्मीदवारों के प्रति पब्लिक की जो उदासीनता जहां कहीं भी दिख रही है, उसे काटने की कोशिश की जा रही है। मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। तो हाथ उठा करके बताइए, मुन्ना शुक्ला जी को जिताना है ना। लेकिन समस्या यूपी और बिहार में है। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर जातियों का नया सामाजिक समीकरण तैयार किया। एमवाई के दायरे से बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे। कुर्मी 10, कुशवाहा ग्रुप 6, यादव 5, मुस्लिम 4, सवर्ण 9। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ परिवार के यादवों को ही अखिलेश ने टिकट दिया और सियासी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए एनडीए के आधार वोट बैंक वाली जातियों के उम्मीदवार को उतारकर बड़ा दांव खेला। कुछ इसी तरह का प्रयोग बिहार में लालू यादव ने भी किया है। कुशवाहा, कुर्मी, भूमिहार और वैश्य जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, उन पर भी लालू यादव ने दांव लगाया है। लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग का असर ये है कि बिहार में इन जातियों का जोर कई सीटों पर दिख रहा है। बिहार और यूपी में जिन जातियों का जोर दिख रहा है, उसका असर कांटे का टक्कर वहां सीटों पर देखा जा रहा है। ये तो बात हुई 400 सीटों की राह में रोड़े की, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही उसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा उसको अब समझते हैं। पहले ये आंकड़े देखिए। 427 में से 137 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। इसमें बिहार की 24 में से 21 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। पश्चिम बंगाल की 25 में से 18, उत्तर प्रदेश की 53 में से 9, असम की 14 में से 7 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े। झारखंड की 7 में से 7 सीटें अभी तक जहां वोटिंग हुई है, वहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए। पिछले कई विधानसभा चुनाव में यह माना जाता रहा कि महिलाओं का वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। यूपी में तो मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को वोट करती रही। इस बार भी मुस्लिम महिलाओं की बातें वायरल हैं। क्या घटना की आपके साथ जो है घर में?
ये बच्ची है, मैं कह रही थी अब की बार मोदी जी आएंगे बहुमत से, तो ये उसको वो जा रहा था, उसको बुरा लगा। उसने कहा कि मोदी क्यों आएंगे, तुम लोग मोदी को क्यों सपोर्ट करते हो। क्या क्यों मारपीट कर रहा था, क्यों धमकी दे रहा था? यही कि हम लोग मोदी सरकार को वोट ना दें, मोदी सरकार के खिलाफ जा रहा था। लोग लगातार बीजेपी का प्रचार कर रही हैं, तो अब आप लोग प्रचार करेंगी या बंद कर देंगे? नहीं, प्रचार तो करेंगे, डरने वाली नहीं है। जी नहीं। और राम मंदिर के मुद्दे को कैसे भुलाया जा सकता है? राम मंदिर देश में सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा माना जाता रहा। चुनाव के ऐलान से पहले ही राम मंदिर की लहर देश के गांव-गांव में पहुंची। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है राम लहर का अंडर करंट है और बीजेपी को इसका फायदा उत्तर से लेकर दक्षिण तक होगा। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नीति भी है, राम नीति भी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी उत्तर भारत में पीक पर पहुंच चुकी थी और तब एनडीए का आंकड़ा 353 था। इस बार प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत पर फोकस किया है और यही वजह है कि साल की शुरुआत से लेकर चुनाव प्रचार तक करीब 2 दर्जन बार वो अलग अलग दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी बीजेपी को अच्छी सफलता मिलेगी।